नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। आजकल देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसको रोकने के लिए, उसकी रफ्तार थामने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है और हम हर रोज अपने किसी न किसी खास मेहमान से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और आज भी एक और खास शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं। मोहम्मद अदीब, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे अब बातचीत करेंगे। अदीब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जनसत्य न्यूज पर। बहुत शुक्रिया। अदीब साहब, जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश में, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रुकने चाहिए जिस तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रफ्तार बढ़ रही है। कितना गंभीर ये पूरा मामला होता जा रहा है, देश के लिए कितना खतरनाक लगता है आपको? देखिए, बहुत अफसोसनाक मसला है। कोरोना का ये वायरस जनवरी में पूरी दुनिया को पता लग गया था कि ये एक बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है, लेकिन हमारे मुल्क में इसको इस तरह से लिया गया कि पार्लियामेंट में कहा कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और हमारे पास सब कुछ मौजूद है। और जब ये हिंदुस्तान में फैल गया तो उस वक्त हमने इसकी कोई तदाबीर नहीं की। हमारी सरकारें जो हैं वो इवेंट में बिलीव करती हैं, इवेंट मैनेजमेंट करती हैं। एक शाम को 8 बजे रात को ये कहा गया कि साहब 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा। ये एक इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से, जिस तरह से एक 8 बजे रात को एक बार अनाउंसमेंट हुआ था कि नोटबंदी हो जाएगी 12 बजे, उसी तरह से कहा गया कि जीएसटी में भी एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह ऐलान कर दिया गया। हमको चाहिए था कि जब ये दुनिया में पूरे यूरोप में ये फैल चुका था, हमको कुछ तदाबीर करनी चाहिए थी और ये ऐलान करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और यूरोप जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी है। हमारे यहां 35 करोड़ लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनका ख्याल किए बगैर लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद जो तमाशा किया गया वो उसको भी सियासत से जोड़ दिया गया। एक वाकया निजामुद्दीन मरकज में हो गया, फिर 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक खास कम्युनिटी और खास लोगों के ऊपर तवज्जो गई और नतीजा यह हुआ कि पूरा हिंदुस्तान फैल गया ये कोरोना। मैं ये समझता हूं कि सरकार ने इसको इस बुरी तरीके से हैंडल किया है कि ये एक अजाब बन गया है। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, कोरोना बीमारी नहीं है, ये वायरस है। ये इंसान में बहुत से वायरस होते हैं, हमारे जिस्म में इतनी एंटीबॉडीज हैं जो उसको रिकवर कर लेती हैं, इसीलिए कोई पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। हम ये नहीं कहते, क्या कहते हैं हमने ठीक कर दिया, ठीक नहीं होता है। वो बॉडी उसको, उस वायरस को खत्म कर देती है। दसियों वायरसेस होते हैं जिसमें एंटीबॉडी उसको मार देती है। अब हम ये भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम मौतें हो रही हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि हमारे यहाँ मौतें कम होंगी क्योंकि यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग एक क्लीन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मिनिमम उनकी इम्यूनिटी होती है। अगर आप देखिए, कोई भी बाहर का फॉरेन आदमी हिंदुस्तान आता है, वो 1 गिलास पानी अगर पी ले तो वो बीमार पड़ जाता है, उसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, वो क्लीन एटमॉस्फेयर में रहता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां लोग नाले साफ करते हैं, इंसान, जहां पर यह हालत है कि नाले के ऊपर एक ढाबा है और ढाबे पे लोग पकौड़े खाते हैं। तो हम में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत है, इसलिए हमारे यहां डेथ कम होंगी, ऑब्वियस है। लेकिन उस इन्फेक्शन की एक हवा बनाकर उसमें सियासत करके आज करोड़ों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और किसी को तरस नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आया, अगर हुकूमत चाहती, ये कहते हैं कि हम 2 से 3 करोड़ लोग रोज ट्रेनों से सफर करती है, हिंदुस्तान की ट्रेन। क्या ये मुमकिन नहीं था
कि 5 दिन तक उन सारे लोगों को जो इस घर में बेघर हो गए थे उनको उनके घर पहुंचा देते, तो ये स्प्रेड नहीं होता जो अब जिस तरीके से भीड़ लग रही है, एक दूसरे में इन्फेक्शन पहुंचा रहे हैं, ये गांव देहातों में पहुंच रहा है। और वो लोग जो सड़कों पे निकल पड़े हैं, पत्थरों पे चल रहे हैं, ट्रेनों में कट रहे हैं, हमको उनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं। कोई भी इंसान हो, वो ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़ा है जिसको उसकी मंजिल का पता ही नहीं है। हुकूमत आज भी ये कह रही है कि साहब ये बसें जो आपने भेजी हैं, ये बसें सियासत के लिए भेजी है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने भी सियासत ही के लिए भेजी होंगी, लेकिन क्या अगर 1000 बस में से 600-500 बसें अगर ठीक थी, उससे ही आदमी को भेज देते। लेकिन ये मुल्क ऐसी जगह खड़ा हो गया है, मुझे अब डर लगने लगा है। कोरोना तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना के बाद जो हिंदुस्तान बनेगा उसको सोच के दहशत होती है। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, एक लुटा हुआ हिंदुस्तान था, कोई रोजगार नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। लेकिन उस वक्त नेहरू का विजन था, गांधी की सोच थी, मौलाना आजाद और अंबेडकर की फिक्र थी, जिसने इस हिंदुस्तान को बचा लिया था। इस कोरोना के बाद जो हिंदुस्तान बनने जा रहा है उसको सोचकर दहशत होती है। न अब नेहरू ऐसा विजन है, न गांधी ऐसी सोच है, और न मौलाना आजाद और अंबेडकर ऐसे लोग हैं। मैं फिक्रमंद हूं अपने नौजवान बच्चों के लिए। कोरोना तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले हिंदुस्तान में नौजवान बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, ये वो चीज है जो मुझे दिन रात परेशान करती है। लेकिन अफसोस ये है, हुकूमत में बैठे हुए लोग और सियासत के ताजिर, इनको फिक्र नहीं है कि मेरे नौजवान बच्चों का क्या होगा। जी अदीब साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि कदम सही वक्त पर नहीं उठाया गया। जनवरी में मामला सामने आ गया था, लेकिन क्या किया जा सकता था? आपको क्या लगता था हालात कैसे बेहतर हो सकते थे? हुकूमत को क्या ऐसा करना चाहिए था? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जिस तरह से ये हम हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ये सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं है, एक कम्युनल वायरस भी है। ये वो लोग हैं, उस वक्त भी था, सन 47 में भी था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे गांधी को कत्ल कर दिया, लेकिन अभी उनके मानने वाले हैं जो आज भी नफरत फैला रहे हैं, और उस वक्त भी फैलाई थी। इस जमीन को बांट दिया था नफरत के ऊपर। हमारी जमीन बटी थी सन 47 में, और वही मानने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में जगह जगह, मैं आज भी देख रहा था कि नफरत की बुनियाद यहां तक हो गई कि हरियाणा में मुझे कहा गया कि एक गांव में एक शख्स जमीयत का मरकज से लौटा था, उसको मारा गया, और मारने के बाद पूरे गांव में जितने मुसलमान थे उनको हिंदू बनाया गया, ये कह के कि नहीं तो तुम्हें रहने नहीं देंगे। और हुकूमतें खामोश हैं। ये कितनी दूर है? दिल्ली से 40 किलोमीटर में, हरियाणा में पानीपत में। ये हो क्या रहा है? लेकिन मुश्किल ये है कि जो मीडिया है, माफ कीजिएगा, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस मीडिया ने 70 साल में जो आरएसएस नहीं कर पाई, वो 6 साल में कर दिखाया। दिलों को बांट दिया, नफरतें फैला दी। ये वक्त है सबको मिलकर लड़ने का। ये सब वक्त है हमको सबको मिलकर एक नए हिंदुस्तान को बनाना है। यकीन कीजिए, एक नया हिंदुस्तान बनना है, इसलिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। अभी तो नौजवान, गरीब ऐसा इंसान जो सड़कों पे घूम रहा है, जब ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, इंटरनेशनल मार्केट खत्म हो गई, स्लो डाउन हो गया पूरी दुनिया में, ये मल्टीनेशनल कंपनियां सिकुड़ जाएंगी, ये नौजवान बच्चे जो लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं, ये बेघर हो जाएंगे। इसका कोई प्लान नहीं है। कहा 1 लाख करोड़ का हमने पैकेज दे दिया। अरे 1 लाख करोड़ तुम अगर इन 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 गरीबों पे खर्च कर देते, इनको इनके घर पहुंचा देते, और इनके घर पे इनको रोजी रोटी दे देते, तो किसी पैकेज के ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तो मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट होता है। एकदम से रात में ऐलान हुआ और ये कहा अब ये करना है। एक बार ये कह दिया कि थाली बजानी है,
लोगों ने थाली बजानी शुरू कर दी, दिया जलाना है। अरे ये पूछते कि भाई तुमने कितने वेंटिलेटर्स लिए, कितने डॉक्टर असाइंड किए, कितने कैंप खोले, इन गरीबों के लिए क्या सोचा? कोई प्लानिंग नहीं है। और हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि अपोजिशन जो है वो खौफजदा हो गया है, उसके जबानी नहीं रह गई है। उसकी एक वजह भी है, और उसकी वजह यह है कि कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं बचा। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि भाई आप बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब इंसान इंसान को मारने लगे और मार के जश्न मनाने लगे, उस देश के आप भक्त को तो कह सकते हैं कि आपको बड़ा गर्व है। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे गर्व नहीं है। और मैं उससे पे गर्व नहीं करता जहां अदालतें हुकूमत से पूछ के फैसला करती हो। उस अदालत पर आपको गर्व होगा, मैं शर्मिंदा हूं। उस पुलिस पर जो मजलूमों पर डंडे चलाती हो, उस पुलिस पे आपको गर्व होगा, मुझे नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं अपने मुल्क से, और मैं शर्मिंदा हूं उन लोगों से भी, मैं अपने बुजुर्गों से जिन्होंने सांझी रियासत की यह मुल्क बनाया था। आज उनको हमने क्या दिया है? नफरतें, नफरतें और सिर्फ नफरतें। मैं समझता हूं कोरोना से लड़ने के लिए हमको सद्भावना का सबसे पहले ख्याल करना चाहिए, और हम सब मिलकर ये बात तय कर लें कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारा मुल्क खतरे में है, हमारे नौजवान, हमारे गरीब किसान, हमारे गरीब अवाम परेशान है। उसके लिए खाका अगला मुस्तकबिल क्या होगा, इसको बनाने के लिए एक प्रोग्राम चार्ट आउट होना चाहिए था। बदनसीबी से किसी के पास कोई प्लान नहीं है। अपोजिशन डरा हुआ है। अपोजिशन को यह डरा दिया है कि अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। सबसे बड़े सफरर तो माफ कीजिएगा मेरी कौम है। मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज मरता हूं, रोज देखता हूं वो कौम जिसने अपने खून को बांट दिया। उस वक्त आजादी के वक्त 3 आइडियोलॉजी थी। एक आइडियोलॉजी सावरकर की थी, एक आइडियोलॉजी जिन्ना की थी, एक गांधी की थी। मेरी कौम ने जिन्ना को ठुकरा दिया, मेरी कौम ने गांधी को अपनाया। 70 साल के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो। मुझसे पूछिए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। रोज कत्ल होते हैं हम। किस्तों में एक शेर का एक मिसरा है कि किस्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए, कैसे कैसे हम मर रहे हैं। लेकिन हुकूमतें हैं कि वो खामोश हैं। अपोजिशन भी इतना डर गया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। जी जी, हम 100 लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा चैनल या एक ऐसा मीडिया बनाएं जिसमें सांझी विरासत की बात हो, जिसमें मुसलमानों की, बैकवर्ड की, ऐसे लोगों की, मजलूमों की बात रखी जाए। और उसके ऊपर हमने कुछ काम शुरू किया यही लॉकडाउन के दौर में, और बहुत से लोगों से बातचीत करी। मैंने अपने एक अजीज दोस्त से कहा, सेकुलर आदमी है, बहुत सेकुलर, और फिल्म मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं, जो जर्नलिस्ट इस वक्त बड़े सेकुलर लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा हैं, वाजपेयी हैं, रवीश हैं, आप सब लोग हैं, मैंने कहा इनसे हम मदद लेंगे। मुझे सरप्राइज हुआ, उन्होंने कहा कि अदीब साहब ये मत करिएगा, क्योंकि ये सब लोग एंटी हिंदू हो गए हैं। मेरा दिल बैठ गया कि जब सेकुलर लोग ये सोचने लगे कि अगर आप सांझी विरासत की बात करेंगे तो आप एंटी हिंदू हो जाएंगे। यही कैफियत, आपको याद है कि राहुल गांधी ने पहला कांग्रेस का लीडर था नेहरू के बाद जिसने आरएसएस से हेड ऑन लिया था। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश इलेक्शन लड़ने जाने लगे तो उनको कहना पड़ा कि मैं शिव भक्त हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। मुझसे पूछिए कि हम पे क्या गुजरी। ये सितम हो गया है इस मुल्क में। अगर आप अपने को देशभक्त कहलाना चाहते हैं तो आपको अपने को कट्टर हिंदू कहलाना पड़ेगा। यानी हम गांधी की रूह को रोज मारते हैं, रोज जश्न मनाते हैं। अगर कोरोना की लड़ाई ऐसी ही लड़ी गई तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। कोरोना एक बीमारी नहीं है, ये इन्फेक्शन है। बीमारी जब होती है जब कोरोना कन्वर्ट हो जाए, कॉन्विड बन जाए,
तब बीमारी होती है। लेकिन ऐसा डर, ऐसी खौफ, ऐसी हवा बना दी कि हर शख्स कोरोना से अगर इन्फेक्शन लग गया, अरे जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यहां ये कह दिया कि अगर कोरोना हुआ तो मर ही गए। नतीजा हुआ कि लोग इतने डर गए हैं, इतने डर गए हैं कि अब इंडस्ट्री खुलेगी, लोग जाने से डरेंगे। लेकिन भूख, पेट की भूख उनको मजबूर करती है, सड़कों पे आते हैं। इन मजलूम मजदूरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मुझे डर लगता है कि कहीं ये मजबूर और मजदूर, ये जो मजबूर है, कहीं इनकलाब की शक्ल में न पैदा हो जाए। पेट की भूख इंसान को वहशी बना देती है। इसका फिक्र, इसकी सोच भी हुकूमत के पास नहीं है। ऐसे दौर में आपके ऐसे चैनल से मैं गुजारिश करता हूं कि भाईचारा पहलवाइए, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये इन्फेक्शन है, खत्म हो जाएगा जी। हमारे हिंदुस्तान में इम्यून सिस्टम बहुत है जी। हमारे खाने अलग हैं, हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं, हम लहसुन इस्तेमाल करते हैं, हम नीम के पेड़ के नीचे लेटते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी आबहवा है कि हम मरने वाले नहीं हैं। हम खौफ से मर जाएंगे, हम नफरतों से मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। इस पहले वक्त दिन जो से कह हालात रहा चल हूं, रहे हैं तमाम, उसमें ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सोचने की, विचारने की गंभीरता से ज़रूरत है। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है देश में, कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, इस पर हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। आपका क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मैं आपके चैनल से अपने सारे हिंदुस्तान के भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं कि कोरोना से इतना खौफ मत करिए, एहतियात करिए। जो एहतियात WHO ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने और दो दूसरे डॉक्टरों ने बताई है, उस पर अमल करिए। ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये मत डरिए कि आपको मौत आने वाली है। इससे मरने के चांसेस बहुत कम है। अगर हमारे ऐसे लोग जो ओल्ड एज के हैं, बीमार हैं, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, इसलिए वो उस वायरस से बीमारी में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इतने परेशान मत होइए, एहतियात करिए, ऐसा न कीजिए। और दूसरी बात, हर मजलूम की मदद करिए। कोई अगर आपको सड़क पे भूखा मिल जाए तो उसे खिलाइए, उसका नाम मत पूछिएगा। अगर कोई आदमी आपको अपने घर जाने के लिए आपसे मदद मांगे, उसको मदद दीजिएगा, उसका मजहब मत पूछिएगा। तो फिर हम उस हिंदुस्तान के उस ख्वाब को फिर पूरा करेंगे, एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, और उसकी बुनियाद उसी पर होगी जिसकी बुनियाद गांधी और नेहरू और आजाद और अम्बेडकर ने रखी थी। मैं आपके चैनल के जरिए इनका शुक्रिया भी करता हूं और आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे दिल की आवाज सुनी। शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ को बुरा लगे, लेकिन मैं इस मुल्क से परेशान इसलिए हो गया हूं कि इस मुल्क में आइडियोलॉजी खत्म होती जा रही है। अदीब साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, कोरोना से डरिए नहीं बल्कि एहतियात करिए। राज्यसभा के पूर्व सांसद थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है, कोरोना से बचाव ही जो है वो आपकी सुरक्षा कर सकता है। और बार बार जनसत्य न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि कोरोना से डरिए नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए पूरी तरह से, तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।